नमस्कार बच्चों। आसाम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल फाइनल ईयर कोर्स कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन पेपर का हम लोग सॉल्यूशन कर रहे थे। इस वीडियो में हम लोग ईयर 2023 के क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को कंटिन्यू करेंगे। हम लोग इस वीडियो में 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन को जारी रखेंगे, साथ ही साथ कुछ 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी करेंगे। तो 2 मार्क्स वाला ये आपका क्वेश्चन रहा, डिफाइन डोमेन एंड टपल। डोमेन क्या होता है और टपल क्या होता है, ये आपका डेटाबेस एंड एसक्यूएल इस यूनिट से क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं डोमेन क्या होता है। इन अ टेबल अ डोमेन इज अ सेट ऑफ वैल्यूज दैट कैन बी यूज्ड टू एट्रीब्यूट। यहां पर कह रहा है कि डोमेन जो होता है वो सेट ऑफ वैल्यू होता है जिसका इस्तेमाल हम टेबल के एट्रीब्यूट में करते हैं। ये देखिए, यहां पर आपका जो है ये पूरा टेबल है, और टेबल में ये जो नेम है, ये जो रोल है और ये जो एज है, इन्हें हम लोग क्या कहेंगे, इन्हें हम लोग एट्रीब्यूट कहेंगे। तो आप देख पा रहे हो कि जो हमारा नेम नाम का जो एट्रीब्यूट है इसमें नेम्स भरा हुआ है। ठीक है, हमने नेम्स फिल किया हुआ है। और जो रोल नंबर नाम का हमारा एट्रीब्यूट है, मतलब कॉलम है, उसमें रोल नंबर्स हमने यहाँ पर भरा हुआ है। उसी प्रकार से एज नाम का जो आपका कॉलम है, एज नाम का जो आपका एट्रीब्यूट है, उसमें एजेस यानी उम्र सबका यहाँ पर भरा हुआ है। तो इन सेट ऑफ वैल्यूज को हम लोग क्या कहते हैं, इन सेट ऑफ वैल्यूज को हम लोग क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। अब इसका मतलब केवल ये नहीं समझ लेना है कि केवल इन्हीं वैल्यू को, जितना आपको इस टेबल में दिखाई दे रहा है किसी कॉलम में, केवल इन्हीं वैल्यू को ही हम डोमेन नहीं कहते हैं। डोमेन का अर्थ और अगर विस्तृत तौर पे समझना है तो आप यहां पर देखिए, जैसे द डोमेन ऑफ ए मंथ कैन एक्सेप्ट जनवरी, फरवरी, etc। मान लीजिए हम लोग एक कॉलम बनाए मंथ नाम का। ठीक है, तो मंथ नाम के कॉलम में क्या क्या वैल्यू हो सकते हैं। आप इसमें जनवरी भी भर सकते हैं, आप इसमें फरवरी भी भर सकते हैं, आप इसमें मार्च भी भर सकते हैं। ठीक है, 12 महीने होते हैं, लेकिन उन 12 महीने में से मैंने केवल 3 महीने को इस कॉलम में भरा है। तो वो जो 12 महीने हैं ना, वो डोमेन कहलाएंगे। ठीक है, तो इस मंथ नाम के कॉलम में जो केवल 3 महीना दिखाई दे रहा है, ये 3 महीना उन 12 महीने में से ही आया है। तो उन 12 महीने के ग्रुप को है ना, ये वो जो 12 महीना है वो डोमेन कहलाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया एक डोमेन में और कॉलम में जो वैल्यू स्टोर होता है उसमें क्या फर्क है। तो कॉलम में जो वैल्यू होता है वो डोमेन से आता है। कुछ और भी एग्जांपल है, जैसे अ डोमेन ऑफ इंटेजर्स। इंटेजर्स का मतलब क्या हो गया, कोई भी नंबर जिसमें पॉइंट लगा हुआ नहीं होता है। तो अ डोमेन ऑफ इंटेजर्स कैन एक्सेप्ट होल नंबर दैट आर नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। जब हम लोग कहते हैं डोमेन ऑफ इंटीजर, इसका मतलब ये हो जाता है कोई भी नंबर, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो जीरो हो। ठीक है, तो ये डोमेन कहलाएगा किसका, इंटीजर्स का। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज टपल। टपल के बारे में बताइए। अ टपल इन द डीबीएमएस रेफर्स टू ए सिंगल रिकॉर्ड इन अ रिलेशनल डेटाबेस। जो हमारा रिलेशनल डेटाबेस होता है, रिलेशनल डेटाबेस का मतलब होता है डेटा को आपने टेबल में अरेंज किया हुआ है। ठीक है, तो टेबल में डेटा को जो अरेंज करते हैं इसे हम लोग रिलेशनल डेटाबेस कहते हैं। तो डीबीएमएस में जो आपका रिलेशनल डेटाबेस होता है, उस रिलेशनल डेटाबेस के अंतर्गत जो एक रिकॉर्ड होता है ना, उस रिकॉर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, उस रिकॉर्ड को हम लोग कहते हैं टपल। जैसे अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो है ये एक रिकॉर्ड है, ये भी एक रिकॉर्ड है। इन्हीं रिकॉर्ड्स को हम लोग क्या कहते हैं, इन्हीं रिकॉर्ड्स को हम लोग टपल कहते हैं। इट रिप्रेजेंट्स द एंटायर डेटा इन सिंगल रो ऑफ द रिलेशनल टेबल। रिलेशनल टेबल में आपका जो है सारा डेटा एक ही रो में आपको नजर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए ये आखिरी रो देखिए, इस आखिरी रो में सारा डेटा है, स्टूडेंट का नाम भी है, उसका रोल नंबर भी है और उसका एज भी है। ठीक है, तो ये जो सिंगल रो है, जिस सिंगल रो में आपको सारा डेटा मिल जा रहा है ना, कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जा रहा है, जैसे कि नाम, रोल और एज, तो इसे ही हम लोग क्या कहेंगे, टपल्स कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए, स्टेट कम्यूटेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ बूलियन अलजेब्रा। ये बूलियन अलजेब्रा यूनिट से आपका क्वेश्चन है कि कम्यूटेटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बारे में लिखिए। देखिए कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है। फॉर टू वेरिएबल्स द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन इज रिटन एज। किन्हीं दो वेरिएबल के लिए जो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन होता है वो ये कहता है कि अगर आप लिखते हैं a प्लस बी, तो ये किसके बराबर होगा, b प्लस ए के। ठीक है, a प्लस बी इजक्वल टू b प्लस ए। आप अगर इसका लॉजिक सर्किट डायग्राम बनाना चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं, अगर आपकी इच्छा हो तो बना सकते हैं कि ये आपका हो गया और गेट, और आप इसमें क्या पास करा रहे हैं, a और b। तो क्या मिलेगा आपको, a प्लस बी। ये किसके इक्वल होगा, तो ये फिर से आपका और गेट है।
इसमें पहले हम बी पास करा रहे हैं, उसके बाद ए पास करा रहे हैं, तो आपको क्या मिलेगा? बी प्लस ए। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। दूसरा जो स्टेटमेंट है आपका कम्यूटेटिव लॉ का, जो कि है आपका कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन, उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये कहते हैं कि ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। जैसे ये आपका एंड गेट है, तो यहाँ पर क्या है, आप ए और बी पास करा रहे हैं, तो ए इंटू बी निकलेगा, ठीक है, या इंटू का साइन है, इज इक्वल टू, अगर आप यहाँ पर पहले पास करा रहे हैं बी फिर ए, तो आपको क्या मिलेगा? बी इंटू ए मिलेगा, ठीक है। तो ये ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, ये दोनों जो स्टेटमेंट है ये है आपका कम्यूटेटिव लॉ का स्टेटमेंट। अगला जो क्वेश्चन पूछा है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का पूछा है। यहाँ थोड़ा सा आंसर में मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर मैंने एसोसिएटिव लॉ बता दिया है, डिस्ट्रीब्यूटिव मैं यहाँ पर लिख के बता दे रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसके अकॉर्डिंग पहला स्टेटमेंट यह कहता है कि ए प्लस बी इंटू सी बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी। और दूसरा स्टेटमेंट ये है कि ए इंटू बी प्लस सी बराबर होता है ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ठीक है। तो ये जो है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ठीक है। तो मैंने गलती से एसोसिएटिव लॉ बता दिया, तो ये स्टेटमेंट आपको यहाँ पर याद रखना है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज यूज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। ये आपका डेटा कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग से पूछा गया क्वेश्चन है। यूज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर का यूज क्या है? ऑप्टिकल फाइबर इज वाइडली यूज्ड इन नेटवर्किंग बिकॉज इट प्रोवाइड्स हाई स्पीड एंड रिलायबल डेटा ट्रांसमिशन। ऑप्टिकल फाइबर जो है वो नेटवर्किंग में बहुत वाइडली इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये आपको काफ़ी हाई स्पीड और रिलायबल डेटा ट्रांसमिशन प्रोवाइड करता है, यानी डेटा जो है काफ़ी स्पीड से जाएगा और काफ़ी रिलायबली जाएगा। हेयर आर द प्राइमरी यूजेस एंड एडवांटेजेस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इन नेटवर्किंग। देखिए ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए है, लेकिन मैंने आंसर थोड़ा सा लंबा लिखा है, तो अगर हो सकता है कि ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आए तो आप आंसर लंबा लिखना, और अगर आप ये 2 मार्क्स में जैसे ये पूछा गया था 2023 में, तो आप कम से कम केवल 2 पॉइंट्स लिखना, 2 से ज्यादा पॉइंट्स लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो पहला इसका यूज और एडवांटेज ये है, हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन। ऑप्टिकल फाइबर ट्रांसमिट डेटा यूजिंग लाइट सिग्नल। ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो डेटा को ट्रांसमिट करता है लाइट सिग्नल के थ्रू, अलाउइंग फॉर इनक्रेडिबली, है ना, इनक्रेडिबली हाई डेटा ट्रांसफर रेट्स कंपेयर टू ट्रेडिशनल कॉपर केबल्स। कॉपर केबल की तुलना में आप इसके जरिए काफी हाई स्पीड से डेटा को ट्रांसफर कर सकते हो। दिस मेक्स देम आइडियल फॉर मॉडर्न हाई स्पीड इंटरनेट एंड लार्ज स्केल डेटा नेटवर्क। ये हमारे लिए आइडियल साबित होता है, क्योंकि आज के मॉडर्न डे में हम लोग को काफ़ी हाई स्पीड इंटरनेट का रिक्वायरमेंट होता है, और लार्ज स्केल डेटा नेटवर्क के लिए ये हमारे काफ़ी फायदेमंद होता है इसका हाई स्पीड होना। नेक्स्ट है लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन का मतलब हो गया कि लंबी दूरी के लिए, है ना, कम्युनिकेशन के लिए ये आपके लिए बहुत सुटेबल है। ऑप्टिकल फाइबर कैन ट्रांसमिट सिग्नल ओवर मच लॉन्गर डिस्टेंसेस विदाउट सिग्निफिकेंट लॉस और द नीड फॉर रिपीटर्स। ऑप्टिकल फाइबर जो है काफी लंबी दूरी तक डेटा को ट्रांसमिट कर सकता है बिना किसी सिग्नल के लॉस किए हुए, ठीक है। साथ ही साथ हम लोग को बिना रिपीटर के जरूरत का, यानी हम लोग को रिपीटर का भी आवश्यकता नहीं पड़ता है, जैसा कि बाकी अन्य केबल में पड़ता है। दिस मेक्स देम सुटेबल फॉर अंडर सी केबल। ये क्या होगा आपका अंडर सी केबल, यानी कि समुद्र के नीचे, है ना, समुद्र के नीचे से आप इस केबल को बिछा सकते हैं, कनेक्टिंग कॉन्टिनेंट्स, जिससे एक देश दूसरे देश से क्या हो सकता है, कनेक्ट हो सकता है। एंड लॉन्ग डिस्टेंस टेलीकम्युनिकेशन, और इसकी वजह से लॉन्ग डिस्टेंस जो है टेलीकम्युनिकेशन, ये हमारे लिए पॉसिबल हो सका है। अब पॉइंट 3, अब पॉइंट 3 या 4 आप तब लिखिएगा जब ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए पूछा जाए, ठीक है, नहीं तो केवल जो है 2 पॉइंट ही आप लिखना। हाई बैंडविथ, ठीक है, देखिए बैंडविथ ज्यादा होता है तो वो पर सेकेंड, या कह सकते हैं पर यूनिट टाइम, डेटा ज्यादा स्पीड से एक जगह से दूसरी जगह जाता है। ऑप्टिकल फाइबर ऑफर्स अ सिग्निफिकेंटली हायर बैंडविथ देन कॉपर केबल्स, इनेबलिंग द ट्रांसमिशन ऑफ मोर डेटा साइमल्टेनियसली। ऑप्टिकल फाइबर जो है आपको हायर बैंडविथ प्रदान करता है, किसके तुलना में, कॉपर केबल्स की तुलना में, जिसके चलते जो है साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ डेटा का ट्रांसमिशन काफी तेजी से हो पाता है।
दिस इज इसेंशियल फॉर वीडियो स्ट्रीमिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड अदर बैंडविथ इंटेंसिव एप्लीकेशन। और ये जो है आपका, है ना, हाई बैंडविड्थ का रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ होता है? अगर आपको वीडियो स्ट्रीमिंग करना है, क्लाउड कंप्यूटिंग अगर है, ठीक है, या दूसरे भी बैंडविड्थ पे डिपेंड जो भी एप्लीकेशन है ना, हाई बैंडविड्थ पर डिपेंड जो भी एप्लीकेशन है, उसके लिए ये आपका ऑप्टिकल फाइबर सुटेबल जो है साबित होता है। पॉइंट फोर है सिक्योर कम्युनिकेशन, ठीक है, यानी कम्युनिकेशन इसके थ्रू सिक्योर होता है। पॉइंट फाइव सपोर्ट फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, जो आज के डेट में जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसको ये आपका जो केबल है ये ज़्यादा सपोर्ट करता है। जैसे कि ऑप्टिकल फाइबर्स आर द बैकबोन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, लाइक ऑप्टिकल फाइबर जो है आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए एक बैकबोन की तरह काम करता है, एक रीढ़ की हड्डी की तरह काम करता है। जैसे FTTH यानी फाइबर टू द होम, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शंस फॉर रेसिडेंशियल यूजर। जैसे आज के डेट में आप जियो फाइबर का नाम सुनते हैं, है ना, एयरटेल स्ट्रीम का नाम सुनते हैं, जो आपको ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन का सुविधा देता है, ये ऑप्टिकल फाइबर के चलते ही संभव हो सका है। इसके अलावा 5G नेटवर्क्स, हाई कैपेसिटी लो लेटेंसी इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी आज के डेट में जो आपको 5G नेटवर्क का सुविधा मिल रहा है, ठीक है, जो कि काफ़ी हाई कैपेसिटी वाला आपका नेटवर्क है, और लो लेटेंसी इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जो लेटेंसी होता है वो कम होता है। तो ये सब कुछ किसके चलते संभव हो पाया है आपका? ये हो पाया है आपका ऑप्टिकल फाइबर के चलते। सिक्स्थ पॉइंट, कॉम्पैक्ट एंड लाइट वेट। ऑप्टिकल फाइबर्स आर थिनर एंड लाइटर देन कॉपर केबल। कॉपर केबल की तुलना में ये काफी पतला होता है और काफी हल्का होता है, मेकिंग देम इजियर टू इंस्टॉल, जिसके चलते इसको इंस्टॉल करना एंड मैनेज इन द डेंस नेटवर्किंग एनवायरनमेंट, और मैनेज करना हमारे लिए आसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी। दो नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में बताइए, ठीक है। पहला है स्टार टोपोलॉजी। इसके बारे में बताया गया है कि पहले कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है स्टार टोपोलॉजी का, ठीक है। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है। टोपोलॉजी का मतलब होता है कंप्यूटर को कनेक्ट करने का तरीका। कंप्यूटर को हम अलग अलग तरीके से, अलग अलग मेथड से, है ना, या अलग अलग पैटर्न में कनेक्ट कर पाते हैं या करते हैं, इसी पैटर्न को हम लोग टोपोलॉजी कहते हैं। तो स्टार टोपोलॉजी का स्ट्रक्चर क्या होता है? इन अ स्टार टोपोलॉजी ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू ए सेंट्रल डिवाइस सच एज हब, स्विच और सर्वर। जैसे मान लीजिए एक हब डिवाइस है, इससे बहुत सारे कंप्यूटर्स क्या हैं, कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सेंट्रल डिवाइस कौन है? यहाँ पर सेंट्रल डिवाइस ये है, दैट इज हब है, जिससे कि बाकी सारे कंप्यूटर्स क्या हैं, आपस में कनेक्टेड हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है आपका, होता है स्टार टोपोलॉजी का। एडवांटेजेस क्या है? इजी टू इंस्टॉल एंड मैनेज, इस नेटवर्क टोपोलॉजी को इंस्टॉल करना और मैनेज करना आसान है। फेलियर ऑफ वन नोड डज नॉट अफेक्ट द रेस्ट ऑफ नेटवर्क, कोई नेटवर्क में एक कंप्यूटर खराब हो गया तो उसके चलते पूरे नेटवर्क को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगला है इजी टू ऐड और रिमूव डिवाइसेस विदाउट डिस्टर्बिंग द नेटवर्क, बिना नेटवर्क को डिस्टर्ब किए बिना हम कोई भी नया डिवाइस यानी नया नोड इसमें ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? इफ द सेंट्रल डिवाइस फेल्स द एंटायर नेटवर्क गोज डाउन, अगर आपका सेंट्रल नेटवर्क डिवाइस जो है ना, या सेंट्रल डिवाइस जो है बेसिकली, जैसे कि हब, अगर वो फेल करता है तो आपका पूरा नेटवर्क फेल कर जाएगा। सेकेंड डिसएडवांटेज, रिक्वायर्स मोर केबल्स कंपेयर टू सम अदर टोपोलॉजीज, दूसरे टोपोलॉजी की तुलना में यहाँ पर ज्यादा केबल का रिक्वायरमेंट होता है। एग्जाम्पल के तौर पर कॉमनली यूज्ड इन लैंड लोकल एरिया नेटवर्क में इस टोपोलॉजी का जनरली इस्तेमाल करते हुए देखा जाता है। दूसरा जो टोपोलॉजी है उसका नाम है बस टोपोलॉजी। पहले इसका स्ट्रक्चर के बारे में बात करें। इन अ बस टोपोलॉजी ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू अ सिंगल सेंट्रल केबल, ठीक है, दैट कैरीज डेटा इन बोथ डायरेक्शन। कहने का मतलब है कि एक केबल होगा, ठीक है, इस केबल में डेटा इधर भी जाएगा और डेटा इधर भी जाएगा, और इन्हीं केबल से आपका जो है डिवाइसेस, कंप्यूटर, है ना, ये क्या रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग बस टोपोलॉजी कहते हैं। एडवांटेज क्या है? सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव टू सेटअप, ये बड़ा सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है और इसका सेटअप जो है काफ़ी सस्ता होता है, इनएक्सपेंसिव। रिक्वायर्स लेस केबल देन स्टार और अदर टोपोलॉजी, स्टार और दूसरे टोपोलॉजी की तुलना में केबल आपको कम लगता है। डिसएडवांटेज, इफ द सेंट्रल केबल फेल्स द एंटायर नेटवर्क गोज डाउन, अगर ये आपका जो सेंट्रल केबल है यही अगर फेल हो जाए, इसमें किसी प्रकार का दिक्कत आ जाए, तो आपका पूरा नेटवर्क जो है वो डाउन हो जाता है। अगला डिसएडवांटेज, परफॉर्मेंस डिग्रेड्स
एज द नंबर ऑफ डिवाइसेस इंक्रीज ड्यू टू डेटा कॉलिजन्स। यानी कहता है कि अगर इसमें बहुत सारा कंप्यूटर्स अगर आप जोड़ देते हैं तो हो सकता है कि डेटा का आना जाना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसके चलते कॉलिजन्स होगा, टकराव होगा। ठीक है, जिसके चलते जो है इसका जो परफॉर्मेंस हो जाता है वो स्लो हो जाता है, परफॉर्मेंस इसका डाउन हो जाता है। एग्जाम्पल, यूज इन स्मॉलर नेटवर्क और एज अ बैकबोन इन सिंपलर सेटअप। छोटे नेटवर्क में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, या कोई साधारण सा सेटअप है हमारा नेटवर्क का, उसमें उसके बैकबोन की तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था आपका 2 मार्क्स वाले सारे क्वेश्चंस। हमने 1 मार्क्स वाले, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस जो है कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे पास है 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो मैंने 2 मार्क्स वाले बहुत सारे क्वेश्चन का जो आंसर है काफी लंबा भी लिखा है। ठीक है, वो मैंने इस बात को ध्यान में रखते हुए लिखा है कि अगर वही क्वेश्चन 3 मार्क्स में आ जाए तो थोड़ा सा जो है आंसर आप लोग लंबा लिखना, और अगर जो है वो 2 मार्क्स में आता है तो आप 2 पॉइंट लिखना। ठीक है, 2 मार्क्स के लिए आए 2 पॉइंट लिखना, 3 मार्क्स के लिए आए तो 3 पॉइंट लिखना। अब हम बात करते हैं आंसर एनी 9 फ्रॉम द फॉलोइंग। केवल 9 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। अभी बहुत सारा क्वेश्चन आपको बताया जाएगा ये टाइप 3 में। ठीक है, जिसमें से केवल 9 का उत्तर देना है, 9 का आंसर देना है, और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको मार्क्स कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। तो टोटल 9 क्वेश्चन के लिए आपको 27 मार्क्स मिलेंगे। पहला है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ राइटिंग डेटा इनटू फाइल। डेटा को फाइल में राइट करने के लिए, है ना, यानी डेटा को फाइल में स्टोर करने के लिए प्रोसेस क्या होता है वो लिखिए। ये जो है आपका डेटा फाइल हैंडलिंग जो है इस चैप्टर से है। C++ में एक चैप्टर होता है डेटा फाइल हैंडलिंग, उससे आपका ये क्वेश्चन है। ठीक है, आंसर देखते हैं। राइटिंग डेटा इनटू अ फाइल इन C++ इन्वॉल्व्स यूजिंग फाइल स्ट्रीम फ्रॉम द एफ स्ट्रीम हेडर। यहाँ पर यह कह रहा है कि C++ में अगर आप किसी फाइल में डेटा को राइट करना चाहते हैं तो इसमें एक हेडर फाइल शामिल होता है, वो होता है आपका एफ स्ट्रीम। इसको हम लोगों को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना पड़ता है। द मेन स्टेप इंक्लूड क्रिएटिंग अ और ओपनिंग अ फाइल। ठीक है, मेन स्टेप में जो हम लोग अभी स्टेप बताएंगे उसमें मुख्य काम तो ये होगा कि फाइल को क्रिएट करना, और अगर पहले से कोई फाइल बना हुआ है तो उस फाइल को ओपन करना, फिर राइटिंग डेटा, फिर उसमें डेटा राइट करना, एंड क्लोजिंग द फाइल, उसके बाद फाइल को क्लोज करना। यहाँ पर बताया गया है स्टेप टू राइट डेटा इनटू अ फाइल इन C++। वो कौन कौन से स्टेप है जिसके जरिए आप C++ में किसी फाइल के अंदर डेटा को राइट करेंगे। पहला है, इंक्लूड द नेसेसरी हेडर फाइल, जैसे कि एफ स्ट्रीम डॉट एच, इसको इंक्लूड करेंगे। क्रिएट एन ऑफ स्ट्रीम ऑब्जेक्ट, ऑफ स्ट्रीम क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ओपन द फाइल, फाइल को ओपन करने के लिए मेथड को कॉल करेंगे। फिर राइट डेटा टू द फाइल, फाइल में डेटा को राइट करेंगे, एंड फाइनली फाइल को क्लोज करेंगे। इसे हम लोग एक प्रोग्रामिंग कोड के जरिए समझते हैं। यहाँ पर आपका जो एग्जाम्पल कोड लिखा हुआ है, सबसे पहले हम लिखेंगे हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम डॉट एच, फिर हम लोग लिखेंगे हैश इंक्लूड एफ स्ट्रीम डॉट एच। ठीक है, एफ स्ट्रीम को इंक्लूड करना जरूरी है। मेन फंक्शन में आते हैं, यहाँ है ऑफ स्ट्रीम फिल आउट। ऑफ स्ट्रीम जो है ये आपका क्लास है, और फिल आउट जो है ये आपका क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, इस स्ट्रीम ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं, इसको हम लोग ऑब्जेक्ट तो कहेंगे ही कहेंगे, लेकिन स्ट्रीम ऑब्जेक्ट कहेंगे। ठीक है, स्ट्रीम ऑब्जेक्ट कहेंगे। अब क्या कर रहे हैं, इस स्ट्रीम ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर लगा करके ओपन फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। और क्या ओपन कर रहे हैं, मार्क्स डॉट डेट, DAT। ये एक फाइल है। ठीक है, ये एक फाइल का नाम है। इस फाइल को हम लोग ओपन कर रहे हैं इस फंक्शन की मदद से। मोड क्या है, तो आउटपुट के लिए, यानी हम लोग उसमें जो है राइट करना चाहते हैं, डेटा को राइट करना चाहते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर आउट लिखा है ना, IOS स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर और आउट। फिर हम लोगों ने यहाँ पर एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल बनाया है ANS, कैर, है ना, और हमने इसमें स्टोर कर दिया है वाई। वाई का मतलब समझना यस, और ANS का मतलब समझना आंसर। ठीक है, यही मतलब से हम लोगों ने ये नाम रखा है ANS वाई। क्या इसका यूज है आगे देखेंगे। फिर हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, 2 वेरिएबल और बनाया है, एक इंट टाइप का रोल नंबर, और एक हम लोग जो है फ्लोट टाइप का मार्क्स। ठीक, उसके बाद आपका देखिए वाइल लूप यहाँ चालू हो रहा है। वाइल लूप में कह रहा है कि अगर ANS में स्मॉल वाई हो या ANS में कैपिटल वाई हो, तो अभी अभी आपने ANS में क्या डाला था, स्मॉल वाई डाला था। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि या तो ANS में स्मॉल वाई आया हो या ANS में आपका कैपिटल वाई आया हो। तो यहाँ पर स्मॉल वाई आया है, इसलिए कंडीशन ट्रू हो गया।
कंडीशन जब ट्रू हो गया तो हम लोग आएंगे इस लूप के बॉडी में, इंटर रोल नंबर। तो स्क्रीन पर मैसेज आएगा इंटर रोल नंबर, ठीक है, इंटर रोल नंबर। आप मान लो 20 डाल दिए, ये 20 जो है कीबोर्ड से डालेंगे तो रोल नंबर नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। फिर सी आउट इंटर मार्क्स, मैसेज आएगा इंटर मार्क्स। मान लो 70 तुमने डाल दिया, 70.5, तो ये मार्क्स में स्टोर हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर क्या देख रहे हो, फिल आउट। फिल आउट का मतलब ये हो गया कि आपने जो अभी रोल नंबर इनपुट किया था 20 और ये वैल्यू, इसको, है ना, इसको क्या करो, उस रोल नंबर का जो वैल्यू 20 है और मार्क्स का जो वैल्यू 70.5 है, उसको फाइल में जाकर के राइट कर दो। कौन से फाइल में, ये जो अपने फाइल का नाम बताया था ना marks.dat, उसमें जाकर के राइट कर दो, ठीक है। ये हो गया। और आगे बोलता है सी आउट वांट टू इंटर मोर रिकॉर्ड। ये तो एक रिकॉर्ड आपने इंटर किया ना 20 और 70.5, क्या आप और भी आप इंटर करना चाहते हो, यस या नो। अगर आपने एन डाल दिया, ठीक है, तो एनएस में क्या आ गया, एन आ गया। अब ये लूप फिर से जो है जाएगा दोबारा एग्जीक्यूट करने के लिए। यहां पर जो है आपका कंडीशन चेक होगा कि वाइल एएनएस में क्या वाई आया है, कैपिटल वाई चाहे स्मॉल वाई, है ना, स्मॉल वाई आया है या कैपिटल वाई आया है। तो आपने देखा कि एएनएस में तो एन आया है, यानी कंडीशन यहां पर क्या हो गया, कंडीशन यहां पर फॉल्स हो गया। कंडीशन फॉल्स हो गया तब लूप के बॉडी में नहीं जाओगे, आप आ जाओगे सीधे यहां पर, ठीक है। फिल आउट डॉट क्लोज, यानी फाइल क्या है, फाइल को हम लोग यहाँ पर इस मेथड के जरिए, इस फंक्शन के जरिए फाइल को क्लोज कर रहे हैं। और उसके बाद रिटर्न 0 और आपका एंड हो गया। अब ये फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड आपका जो है कोडिंग था। फाइल हैंडलिंग अगर आपने पढ़ा है, समझा है, तो आपको ये कोडिंग समझ में आएगा, अन्यथा आपको समझ में आएगा नहीं। लेकिन तभी मैंने कोशिश किया है कि जिन लोगों ने थोड़ा बहुत फाइल हैंडलिंग पढ़ा है उनको मेरा द्वारा बताया गया जो बात है वो आपको समझ में आ जाए। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम लोग सॉल्यूशन को यहीं तक रखते हैं। आप लोग कमेंट हमेशा करके बताते जाना कि आपको आगे का सॉल्यूशन चाहिए नहीं चाहिए, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स के बीच ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, उतना जो है मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मुझे और भी वीडियोस बनाने चाहिए। और कमेंट तो आपको करना ही करना है, आप कहाँ से हो, किस डिस्ट्रिक्ट से हो, ठीक है। जरूर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।